सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या बताएं, ऐसे साथी हमारे कह देते हैं, हमारे जो जितने भतीजे भतीजियां हैं, बहुरियां हैं, बिटिया लोग हैं, सब शिकायत कर रही हैं कि आप भूल जाती हैं। आप बताओ, ऐसे भी कहीं होता है क्या? है? कोई भूल सकता है बच्चों को? कोई नहीं भूल पाता। नहीं, वैसे काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई बुआ जी। हाँ, लेकिन भाई दिल में तो समाये रहते हो तुम सब। जहाँ जाते हैं बस तुम्ही लोगों की याद आती है ना? कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी कुछ करो। और ये जो अवकाश शब्द है, जैसे सब लिख रहे हैं, बड़े लंबे अवकाश, काश ये ना आता अवकाश। लेकिन कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। हो ही जाता है, कुछ तो होता ही है ना। और वो कहते हैं ना बुआ, अभी ठंड का मौसम चल ही रहा है ना, तो कहीं बाहर घूमने का तो यही समय है, बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए आ गई हैं, जैसे कि आप शाम को बैठिए, मूंगफली खाइए रजाई में पैर डालकर, है ना, फोड़ फोड़ कर खाइए, उसका मजा है। सिंघाड़ा आ गया है, उबले सिंघाड़े हैं, चटनी के साथ खाइए। तो ये सब मौसम का मजा सब जगह घूम घूम के तो लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। और बुआ जी, ऐसी बात है कि भाई अब ठंड में जैसे जहाँ ये खाने के फायदे हैं ना, तो कुछ चीजों का जैसे कि खासकर अपने शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, अरे पूछो मत, कितनी भी क्रीम पोत लो सब रूखा का रूखा ही है ना? बिल्कुल। और खासकर देखिए, चेहरे पे तो सभी का ध्यान जाता है, लेकिन जो सबसे बोलते हैं रह जाता है वो है पैर। हाँ, नीचे तक जाते हम थक जाते हैं ना। तो भाई आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अपने पैरों का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं। और आप भी हमें लिख के बताइए कि घर पर हम इन तरह कैसे, मतलब क्या इस्तेमाल करें, क्या चीजें कि हम पैरों का अच्छे से ख्याल रखें। छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर कैसे ध्यान रखें। और उसके संग संग जब छोटी छोटी सी बात आती है, तो कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं ना मनु बहुरिया, कि कहने के लिए छोटे व्यवसाय होते हैं, लेकिन उन्हीं से फिर बड़ा व्यवसाय बनता है। लेकिन छोटे व्यवसाय में भाई व्यक्तिगत तौर पर कुछ कुछ सावधानियां हैं, उनका अगर ख्याल रख लिया जाए तो बस चमक जाता है व्यवसाय, है ना? बिल्कुल। और जैसे कि आज सोमवार है, सभी जानते हैं कि धारावाहिक चित्रलेखा आपको सुनाया जाएगा। जी हाँ। तो उसका भी आप सबको इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है, और हमें तो इंतजार है सखी विशेष का। और उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एथलीट जो हैं, रही हैं स्टेफी डिसूजा की। और इनके नाम कई ऐसी चीजें हैं जो मतलब पहली बार इन्होंने किया, पहली बार ये मिला इनको। तो देखते हैं क्या क्या मिला। बुआ जी, ये एक ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने एथलेटिक्स और महिला हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इनका जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1936 में गोवा में हुआ था। खेल में उन्हें जैसे बचपन से ही रुचि थी, और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो पुणे के सरदार दस्तूर गर्ल्स कॉलेज से की गई। और बाद में जो स्नातक की उन्होंने पढ़ाई की वो की फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। जी, स्टेफी डिसूजा ने साल 1954 के एशियाई खेलों में हिस्सा लिया और फिर 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। साल 1958 में 100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीतकर भारतीय टीम का नाम रोशन सेमीफाइनल में एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने 200 मीटर में रजत पदक जीता था। और बाद की जो प्रतियोगिताएं थी उसमें 100 मीटर में चौथे स्थान पर रही। तो बराबर मतलब दौड़ती रही। और 100 मीटर सबसे मुश्किल रेस होती है। और ये कहा जाता है कि एक ही समय में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर रिले में पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल होता है जब आप 100 मीटर में बहुत ज्यादा दमखम लगता है, बहुत पूरी ऊर्जा आपको अपनी लगा देनी होती है। और ऐसे में 400 कम लोग करते हैं प्रयास, एक अपना बना लेते हैं कि हम 100 मीटर ही दौड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सब में किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ 12 सेकंड में 100 मीटर पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला ये है। तो जैसे हमने कहा ना, ये हो गया एक इनके नाम भाई, है ना? बिल्कुल। और ये जो खिलाड़ी थी, ये राष्ट्रमंडल खेलों में 100 गज और 220 गज की दौड़ में भाग लिया था इन्होंने, और पदक अपने नाम किया था। और यही कारण है कि इन्हें फ्लाइंग रानी कहकर बुलाया जाता है।
साल 1953 में लंदन में पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और साल 1961 में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रहीं। तो भाई इस तरह से उन्होंने 2 अलग-अलग तरह के खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई, बिल्कुल ना, और उसमें अपनी सफलता भी हासिल की। साल 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58.0 यानी 58 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के बावजूद 6वें स्थान पर रहने के बाद भी उन्हें 400 मीटर के पहले दौर में बाहर कर दिया गया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भाई हिम्मत नहीं हारी तो ऐसी और भी बहुत सारी उपलब्धियां, जैसे हमने बताया ना कि पहली बार इनको मिला, तो वो हम बताएंगे अभी, है ना। हाँ, और जैसे बुआ जी ये है कि इन्होंने खेल के साथ साथ ये सेंट्रल रेलवे पुणे में ये कार्यरत थी, वहाँ काम किया करती थी, और ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेल के नाम कर दी और भारतीय खेल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 11 सितंबर साल 1998 को इस महिला खिलाड़ी ने अंतिम सांस ली और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो ये भी उपलब्धि इन्हीं की झोली में है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उस जमाने में, फिर हम कहेंगे उस जमाने की बात तो लोग कहेंगे उस जमाने में, लेकिन सच बात है बड़ा मुश्किल दौर है। आज के समय में जब हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पूरा समय देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, अवसर देते हैं, उसके बाद भी वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है जो इनके साथ था। तो कहते हैं ना, विषम परिस्थितियों में भी आगे निकल गई। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे
वाकई जिंदगी तो चलने का चलती नाम रहेगी। ही है। लेकिन 500 दिन देना पड़ेगा। 500 अच्छा, दिन। किसी भी व्यवसाय के लिए बोल रहे हैं कि चलने के लिए? चलने के लिए। अच्छा। व्यवसाय भाई चल निकले, इसके लिए हमारे साथी ने बहुत अच्छी एक मूल मंत्र दिया है। हाँ। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझा दिया भाई। और वाकई हमारे साथी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं, अच्छा लगता है ना, क्यों मनु मौर्या, है ना। इन्होंने लिखा है कि चित्रलेखा का इंतजार है, छोटे व्यवसायों को स्टेबल स्थिर होने में शुरू में 500 दिन संघर्ष में रहता है, तब जाकर अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। 500 दिनों तक टिक कर रहना एक परीक्षा है। अब ये 500 दिन जो है परीक्षा वाला, उसमें क्या क्या करें? हाँ। ये हमारे और साथियों ने भी बताया है, और थोड़ा मनु मौर्या बताएंगे, थोड़ा हम बताएंगे, है ना। बिल्कुल। तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि व्यापार कभी भी जोखिम रहित नहीं हो सकता। हाँ। ये पहला सच है, और व्यापार का विषय वही ले जिसके बारे में आपको पहले से ही उचित जानकारी हो। हाँ। वैसा व्यापार ले जी। किसी पर भी आश्रित ना रहें, अपना काम स्वयं ही करें। किसी को भी भागीदारी बनाने से पहले परखना बहुत जरूरी है। व्यापार में कभी भी रिश्ते नाते ना देखें, लेन देन ऑनलाइन ही करें, जिससे आपको याद रखने में परेशानी ना हो और ऑनलाइन सुविधाओं का जैसे कैशबैक, छूट आदि का लाभ भी मिल सके। तो भाई ये तो आपने कह दिया किसको मिल सके, है ना। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय है, तो सामने वाले को भी आप समय समय पर दें। इनका कहने का यही मतलब हो गया ना कि अगर आप व्यापारी हैं तो समय समय पर आप छूट दें। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि शुरू करने की, जैसे इन्होंने कहा कि जिस विषय में, जिस धंधे में, जिस चीज का आपको ज्ञान हो, उसी से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और क्या है ना बुआ जी कि जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी अगर आप रखते हैं तो वो व्यवसाय करने में आपको कहीं ना कहीं सहूलियत भी होगी। अरे कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से सहूलियत रहेगी। और ये भी देखिए कि आप कहाँ पर हैं, वहाँ के आसपास लोगों की जरूरतें क्या है, है ना। वो बहुत जरूरी है कि मार्केट क्या है आपकी, है ना। और जब भी आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसमें अपना सारा कुछ मतलब सर्वश्रेष्ठ दे दें, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई जैसे ये कि आप समय का ध्यान रखें, समय पे आपका जो काम है। हमने सर्वश्रेष्ठ से सोचा कि सबसे बढ़िया वाला कपड़ा पहन के जाएं और जितना पैसा है वो दे दें। नहीं, तन से, मन से, धन से, अच्छा, सब दे दें आप, पूरी तरह से आप उसमें जुट जाएं, ये कह सकते हैं। हाँ, लेकिन पैसा जो है वो थोड़ा सोच समझ कर लगाएं। शुरू में इतना लगाएं कि आपके पास एक ऐसा धनराशि रहे, जैसे इन्होंने कहा 500 दिन वाला मामला जो बता दिया गणित, उसका बराबर ख्याल रखें। मतलब 3 साल 1.5 साल मान के चलो, या बहुत हद तक 2 वर्ष तक, तो कम से कम अगर आपकी आय नहीं हो रही है तो आपका घर का जो है दाना पानी चल सके, तो वो आप अपने उसमें रख लें, तब आगे बढ़ें, है ना। पैसे की पूरी व्यवस्था सोच लें। और अक्सर ये भी सुनने में आया है कि भाई लोन लेकर ही व्यवसाय शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें आपकी आयकर आदि में बचत भी हो जाती है ना। वो तो है ही बुआ जी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई आपका व्यवहार, आप जब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कैसे आप ग्राहकों से आप व्यवहार रख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका जो व्यवसाय चलेगा, खासकर ये जो छोटे व्यवसाय होते हैं, जैसे घर में ट्यूशन पढ़ा लिया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, या टेलरिंग का आप काम कर रहे हैं, कुछ आप मसाला आदि बना के भी बेच सकते हैं। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो ये क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं वो दूसरे ग्राहकों को बताएंगे जी। तो ऐसे में क्या है, आपके व्यवसाय में जल्दी सुधार होगा, या कह सकते हैं आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। हाँ, मतलब ग्रोथ अच्छी होगी, उन्नति अच्छी होगी। और जैसे कि अब बात आ गई कि पब्लिसिटी, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्रचार प्रसार जो है वो लोगों के मुंह से होगा। और वैसे देखा जाए तो जैसे हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, होर्डिंग देख लेते हैं, पर्ची आदि देख लेते हैं, तो उससे तो भी मन में शंका रहती है कि ठीक है, बहुत अच्छा लग तो रहा है, लेकिन पता नहीं कितना सही होगा। लेकिन अगर कोई वही कहता है कि नहीं नहीं, हमने वहाँ का ये लड्डू मठरी ये सब खाया है भाई, बहुत स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल लगता है घर का बना है, तो आपको तुरंत विश्वास हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बरता है उसको, चाहे वो खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, या पढ़ाई, जैसे तुमने कहा ट्यूशन की बात है, पार्लर है, तो उनको समझ में आता नहीं नहीं यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। तो वो जो मुंह से पब्लिसिटी होती है बातों से, वो बहुत प्रामाणिक होती है और हम विश्वास करते हैं, तो जाहिर है कि उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात है बुआ जी की विश्वास तभी बढ़ता है जब आप ग्राहकों को
उचित दाम पर और उचित चीज, मतलब बेहतरीन चीज आप देते हैं, मतलब आपकी सेवा जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता का ख्याल रखें, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको मन से करें। और जैसे तुमने कहा ना कि तन मन धन तो 100% दें, मन से पूरा काम करेंगे ईमानदारी से तो वो पता चलता है। अगर आपने कहीं भी थोड़ा झोल झाल किया तो बात पहुंच जाती है। बिल्कुल। और बुआ जी ये भी होता है ना कि खासकर जब कोई ग्राहक आता है, उसके अगर वो कंफ्यूज है, उसको असमंजस की स्थिति है दो चीजों खरीदने में कि ये लें कि वो लें, कई बार होता है बिल्कुल ना, तो वहां पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप ग्राहकों से जुड़े और उनको सही सजेशन या सही सलाह दें, ताकि वो आप पर विश्वास करे और दूसरी बार भी आपके दुकान या आपके शॉप या घर से जैसा आप कर रहे हैं वो आए और आपके सामान को लेकर ले जाए। यही तो हम कह रहे हैं। अभी देखो उसमें अक्सर, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट ये कर दें कि सुझाव जो देने वाली बात है, जैसे कि आपके दुकान में ही 4 सामान रखा हुआ है, अब वो ये सोच रहा है हम ये वाला लें कि वो वाला लें, ए लें कि बी लें, तो अब बी में आपको मुनाफा ज्यादा है लेकिन उसके लिए सही होगा ए। ऐसे में अक्सर चालाकी लोग करते हैं कि भाई हम अपना मुनाफा देखते हैं, ठीक है थोड़ा इसका पैसा ज्यादा जाएगा, अब तो लेने आया ही है, इनको क्या पता, तो हम बी बताते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें उस समय अगर आपको उसको कहेंगे कि ये जरूर अच्छा है लेकिन आपके लिए ये सही है, आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तब देखिए कि वो आपका ताउम्र यानी पूरी जिंदगी के लिए आपका मुरीद हो जाएगा और वो सबसे कहेगा कि नहीं वो सही सुझाव भी देते हैं, सिर्फ सामान अच्छा नहीं देते हैं। बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही ग्राहक ही लंबे समय तक चलते हैं, जो कहना चाहिए वर्ड ऑफ माउथ या बोलना चाहिए लोगों को आपकी दुकानों तक या आपके घर तक आप पहुंचाएंगे ना, तो ईमानदारी बेहद जरूरी है ताकि आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। और हमारे क्या और एक चीज जरूरी जैसा कि इन सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक ग्राहक की पसंद नापसंद को समझने में 1 बार 2 बार में आप समझ में आपको आता है, लेकिन जब आप एक बार समझ गए तो उसको सही सलाह ही दें आप। बिल्कुल, सलाह हमेशा सही दें, कोशिश करें आप। और हमारे साथी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है, स्टार्टअप एक साइंस, एक विज्ञान, एक विशेष ज्ञान है। प्रैक्टिस, धैर्य, एटीट्यूड, टेक्निक्स, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ये सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है कि हम सोचते हैं अब लो जो मन्नू भौरिया ने बताया था वो तो सब हमने कर लिया, हम अपना सब दे रहे हैं, तब भी नहीं चल रहा है, तब भी नहीं चल रहा है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और अगर आपने पहली बार किया है और अगर आप कहीं नौकरी से आ रहे हैं तो मन्नू भौरिया इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नौकरी में हमें हर महीने तनख्वाह मिलती है, तो हमें देने की आदत नहीं होती है, कहीं ऐसे इन्वेस्ट करने की आदत नहीं होती कि हम हमारे पास जितनी पूंजी है हम उसका आधा लगा दें कहीं, है ना, और उसके बाद एक बंधी इनकम हर महीने आए। तो वो अपने मन को समझाना और उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना। और बुआ जी एक चीज और है कि कहा जाता है कि व्यवसाय में आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। ये एक बात है। तो भाई व्यवसाय आप कर रहे हैं तो शुरू में आप ये ना सोचे कि हमको ये मुनाफा होगा, आप सिर्फ डालते जाइए, गुड़ डालते रहे, गुड़ डालते जाइए, मीठा तो होना ही है, होना ही है। अच्छा, ये कार्यक्रम जो है इसमें भी गुड़ थोड़ा सा डाल दीजिए आप, तब मिठास बढ़ेगी, है ना। ठीक है। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। नहीं
का जलाना बुरा, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। के सारे फसाने झूठे हैं तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। बुआ जी मिठास आई कि नहीं? अब लो, तुमने तो बताया जमाना बुरा है, तो अब क्या बताया, अब हमें ये सोचना पड़ रहा है। मीठा लग रहा था, अचानक लगा जमाना है बुरा, तो जमाना तो भाई जैसा था वैसे ही है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि मिठास की बात, तो ये मिठास जब बढ़ने लगती है, हम डालते जाते हैं पैसा, तो धैर्य रखना तो जरूरी है, लेकिन छूट भी जाता है धैर्य। एक तो हो गया धैर्य ये कि हमने पैसे मतलब रिटर्न आना कब शुरू होगा, 1.5 साल 2 साल 3 साल में लगभग आना शुरू होगा। अगर एक ये होता है कि जब आप कोई भी दे रहे हो सर्विस, जैसे ट्यूशन पढ़ाने की बात हो या कोई सामान है, कपड़ा है, खाने का सामान है, कुछ भी आप बेच रहे हैं, तो अक्सर ग्राहक जो है उनकी प्रतिक्रिया आती है और कभी कभी नकारात्मक भी होती है। बिल्कुल। सब कुछ बहुत अच्छा करने के बाद भी हो सकता है उन्हें वो नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर हमें लगता है अरे हम तो इतना अच्छा दे रहे हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई आपके पास वो हक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, ग्राहक भगवान होता है, तो आप बिल्कुल चुपचाप उनकी बात सुन लें। आप भले ही सहमत ना हो तो भी एक अच्छे व्यापारी की ये निशानी है कि आप खामोशी से सुने, और अगर कुछ वो सही कह रहे हैं तो उसकी गांठ बांध लें, उसमें परिवर्तन करें, है ना। ये इसी बात पे बुआ जी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि छोटे व्यवसाय में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बिना खर्च किए ट्यूशन क्लास शुरू करना है। यदि आपके इलाके में केवल आप ही ट्यूशन क्लास चला रहे हैं तो संभावना है कि आपके छात्र दूसरों को आपके पास आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सावधानी ये बरतें कि कोई भी छात्र पढ़ाई ना करने पर ज्यादा पीटे नहीं, प्यार से पढ़ाएं या फिर उस छात्र की शिकायत उनके माता पिता के पास करें। वाह, ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही। लेकिन एक बात और है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमारे इलाके में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, तो शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर बार नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा होते हैं ट्यूशन क्लास वाले, वहाँ भी लोग ज़्यादा आते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें देखने छांटने की सुविधा है, अच्छा ये नहीं अच्छा लगेगा तो इसमें चले जाएंगे, इसमें नहीं अच्छा लगेगा तो इसमें चले जाएंगे, है ना। अब आप पे निर्भर करता है कि आप बताएं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, ये आपकी कुशलता है। बिल्कुल बुआ जी। और जैसे कि बात हो ही रही है, तो हम ये जरूर बोलेंगे कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें बदलाव जरूर लाएं। जैसे अभी ट्यूशन की बात हो ही रही है, तो ट्यूशन आप दूसरे क्लास से कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं कि आप लेक्चर के लिए किसी गेस्ट टीचर को बुला लीजिए। हाँ, यानी कि जो आपका दिनचर्या में चल रहा है, जैसे पढ़ाई चल रही है, हफ्ते में 5 दिन आप पढ़ा रहे हैं, चाहे सोम बुध शुक्र पढ़ा रहे हैं, जैसे भी आपकी है, उसमें आप किसी दिन ऐसे किसी विशेषज्ञ को बुला लें, थोड़ा सा रुचिकर विषय हो, उनको बुला दें, या किसी नामी व्यक्ति को बुला दें जिनसे कि बच्चे मिलना चाहें, है ना। तो इस तरह के बदलाव करके आप अपने व्यवसाय को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बदलाव तो जरूरी है ही। और जैसे खासकर जब कोई त्योहार है, आपने कोई सामान अगर रखा हुआ है, मान लीजिए आपका कपड़े का व्यवसाय है, तो उस जो त्योहार है उससे संबंधित आप वस्त्र ले आए, उसको आप बेचना शुरू करें। तो इस तरह की चीजें अगर आप करते जाएंगे अपने व्यवसाय में, जो थोड़े थोड़े जो बदलाव हैं, जैसे कि आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, पैकिंग उसकी अलग कर दिया, कुछ इस तरह का काम अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस
बिल्कुल सक्सेस होगा, सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, यही तो। और कुछ कुछ नया करने की जो बात है उसमें वही है कि कुछ नया, अब जैसे आप एक तरह का कोई वस्त्र आप लेके चल रहे हैं, एक नया कुछ इजाद कर दीजिए उसमें कि अच्छा अब ये भी हमारे यहाँ मिलने लगा है ना। या कोई बहुत अच्छी चीज आपको लगती है कि बहुत दिनों से चल रही है और बहुत पसंद की जा रही है, थोड़े दिन के लिए आप उसको रोक दीजिए। देखिए लोगों की जो चाहत है वो और बढ़ती जाएगी और वो चाहेंगे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, है ना, उस तरीके का कपड़ा कब आएगा। तो कुछ कुछ सब तरीके की चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, हर तरीके के प्रयोग करने चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि बात कर ही रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर करें। अगर ऑनलाइन या आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, जो भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो उससे भी आपका सेलिंग जो है, आपका बिक्री आपकी बढ़ सकती है ना। हाँ, और इसके लिए तो सोशल मीडिया का भी प्रयोग करना चाहिए। तो आगे क्या करना चाहिए बुआ जी? तुम बताओ। गीत सुन ले। हाँ, लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी ये घड़ी खड़ी है हाथों में, ये प्रेम हथकड़ी, अड़ी पालड़ी, अरे पालड़ी, अड़ी पालड़ी। लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी। लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी। ये घड़ी खड़ी है हाथों में, लिए प्रेम हथकड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी। अड़ी पालड़ी। हम जैसे भाई जिसके खुशकिस्मत है वो दुल्हन, खड़े हुए मुंह देखते हैं प्यार मोहब्बत के दुश्मन। अरे हम जैसे भाई जिसके खुशकिस्मत है वो दुल्हन, खड़े हुए मुंह देखते हैं प्यार मोहब्बत के दुश्मन। हाय तौबा किसके चेहरे पे मेरी नजर जा पड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी। लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी। ये घड़ी खड़ी है हाथों में, लिए प्रेम हथकड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी। अड़ी पालड़ी। अच्छा अब चुप हो जाओ, मुश्किल है अब कुछ कहना, ऐसी एक खुशी है ये, भीग गए जिसमें नैना। अच्छा अब चुप हो जाओ, मुश्किल है अब कुछ कहना, ऐसी एक खुशी है ये, भीग गए जिसमें नैना। नैनों से सावन भादों की लग गई जैसे झड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी, अड़ी पालड़ी। लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी। और लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुलझड़ी, बड़ी शुभ घड़ी। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। व्यवसाय लेकर हम हाजिर हैं। तो भाई व्यवसाय करें, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं उनका जरूर ख्याल रखें। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो अब तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने देखो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे टिप्स भेज दिए। बिजनेस के छोटे से छोटे पहलुओं को जाने परखें, निरंतर अपने बिजनेस की गतिविधियों पर निरीक्षण करते रहें। आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे करवाइए। उसके लिए रिटेलर के पास आपके द्वारा भेजा गया डमी ग्राहक से जांच करवाइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर आप कोई दुकान लेके बैठे हो तो बाजार में आपके ग्राहकों में आपकी कितनी इज्जत है उसका टेस्ट करवाइए। उसके जरिए आपके माल की क्वालिटी का भी पता चलेगा। लेन देन के मामलों में प्रामाणिक रहिए। त्योहार एवं सीजन के दौरान सप्लायर्स का पूरा सपोर्ट कीजिए। आपके यहाँ काम करने वाले स्टाफ को प्रसन्न रखें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, ग्राहकों की संतुष्टि का भी ख्याल रखिए। क्या बात है, मतलब सारी बातें इन्होंने एक अपने बोलना चाहिए संदेश में बोल दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। और एक जरूरी एक चीज ये भी है बुआ कि अपनी जो सामग्री आपने ली है उसका भी आप मूल्यांकन कर लें ना, कि आपने क्या क्या चीजें ली हैं, आपको वो कितने में पड़ा, आप वो कैसे आप उसको सेल आउट कर, मतलब कैसे आप उसको बेचेंगे, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं। और उसके संग संग एक बात और है, गुणवत्ता जो आपने शुरू की है जिस तरह से उसको बनाए रखें। आप ये ना सोचें कि पहले तो ठीक है हमें इतना मुनाफा हो रहा था, अब इसको हम थोड़ा सा और 10-20% और बढ़ा लें इतने में ही, तो थोड़ा सा फिर हम वही करते हैं कि अपनी गुणवत्ता पर समझौता करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि मुनाफा बढ़ जाए। तो भाई आप देखें ऐसा ना करें। अगर आप गुणवत्ता वैसे ही बनाए रखेंगे तो जब बिक्री ज्यादा होगी, और बिक्री ज्यादा होने से भी मुनाफा बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वो मार्जिन ज्यादा हो तो ही मुनाफा बढ़े। तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए। बाकी तो हम हैं ही चित्रलेखा सुनवाने के लिए। बिल्कुल बुआ जी, तो चलिए ये चित्रलेखा धारावाहिक जिसका 34वां भाग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। चित्रलेखा। हिंदी कथा संसार को नया आयाम देने वाले लेखक भगवती चरण वर्मा की रचना चित्रलेखा। मानव के तन मन को झकझोरने वाली पिपासा की आंधी का लेखा जोखा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा, नारी शरीर के सहवास ने योगी के चिंतन और जीवन में एक हाहाकार मचा दिया। विचलित कुमारगिरी ने जब तन को लड़खड़ाते पाया तो अपने संस्कारों का सहारा लेकर मन को दृढ़ किया। इस दृढ़ता में, इस संकल्प में कितना बल है, आइए आज यही जाने। प्रातःकाल चित्रलेखा जब उठी, उसने देखा कि नित्य के नियम के प्रतिकूल कुमारगिरी सो रहे थे। वो बाहर आई। उस समय उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसका सारा शरीर जल रहा था। रात भर उसने बुरे बुरे स्वप्न देखे थे। उसका हृदय धड़क रहा था। उस समय सूर्योदय हो रहा था। कलरव के स्वर उस प्रातःकालीन समीर में गूंज रहे थे, जिसकी चाल नव विकसित कलिकाओं के सौरभ भार से मंद पड़ गई थी। चित्रलेखा बाहर आकर खड़ी हो गई। विशाल देव बाहर ही वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराधना में व्यस्त था। खड़ी होकर चित्रलेखा सोचने लग गई, कुमारगिरी के पास उसका रहना उचित था या नहीं। इस समस्या को वो सुलझाने का प्रयत्न करने लगी, किंतु अब वो कहां जा सकती थी? किस मुख को लेकर वो बीजगुप्त के पास जाएगी? और क्या बीजगुप्त उसको स्वीकार भी कर लेगा? इन प्रश्नों का उत्तर दे सकने में वो असमर्थ थी। चित्रलेखा वहां से आगे बढ़ी। वो विशाल देव के पास पहुंची। विशाल देव ने उस समय अपने नेत्र खोले। देवी, नमस्कार। नमस्कार। क्या
देवी को मुझसे कुछ कहना है? हाँ, और जो कुछ कहना है वो बड़ी आवश्यक तथा महत्व की बात है। पर बात कहने के पहले मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा चाहूंगी कि यदि उसे तुम ना मानो तो किसी दूसरे पर वह बात प्रकट न करो। यदि ये प्रतिज्ञा करो तो मैं वो बात कह सकती हूं। जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो सुनो विशाल देव, मैं समझती हूं कि मैंने यहां आकर भूल की। मैं ऊपर उठने आई थी, पर देखती हूं कि ये ऊपर उठना नहीं है, वरन नीचे गिरना है। हाँ, समझ रहा हूं। तुम हंसते हो क्योंकि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तुमने उस रात को कुमारगिरी को मेरे साथ देखा था, तो फिर तुमसे स्पष्ट कर ही दूं। जिस काम के लिए मैं यहां आई थी वो नहीं कर सकती। यहां आने पर जब मैंने अपने को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने भूल की। मैंने यहां आकर अपने को गिराया है। अधिक गिरने के लिए मैं तैयार नहीं। साथ ही मैं कुमारगिरी को भी गिरा रही हूं। और ये एक महान पाप है। बोलो, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम मेरी सहायता कर सकोगे? इस काम के लिए मैं प्रस्तुत हूं। विशाल देव, तुम आर्य बीजगुप्त का भवन जानते हो? हाँ। उनके भवन में श्वेतांक नाम का एक नवयुवक है। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। उसी समय कुमारगिरी कुटी से बाहर निकले। उनको देखते ही वार्तालाप बंद हो गया। कुमारगिरी अपना मस्तक झुकाए हुए अपराधी की भांति आकर इन दोनों के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर तक तीनों मौन रहे। उस मौन को कुमारगिरी ने तोड़ा। आज मैं बड़ी देर तक सोता रहा। मुझे इसका दुख है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। विशाल देव ने कुमारगिरी के मुख पर एक विचित्र प्रकार का भाव परिवर्तन देखा। इस भाव परिवर्तन से चकित होकर उसने चित्रलेखा की ओर देखा। देवी, गुरुदेव आज कुछ अस्वस्थ दिखलाई देते हैं। हाँ, गुरुदेव अस्वस्थ हैं और उनकी अस्वस्थता का कारण यहां पर मेरी उपस्थिति है। विशाल देव, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मेरे लिए नहीं, अपने गुरुदेव के लिए। मैं करूंगा। आज ही मैं आर्य बीजगुप्त के स्थान पर जाऊंगा। विशाल देव ने संध्या के समय पाटलिपुत्र से लौटकर चित्रलेखा से कहा, देवी, आर्य बीजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हुए हैं। विशाल देव, देवी, अब क्या उपाय है? देवी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये विधि की विडंबना है।
विधि की विडंबना ही है। शायद अपने पापों का फल भी हो। एक आधार था, उसको छोड़ दिया है। बीजगुप्त को मैंने त्यागा है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मैं यहां ज्ञान पाने के लिए आई हूं। क्या यही ज्ञान है? भगवान मुझे ज्ञान दे रहा है, फिर ये सब क्यों? विशाल देव, तुम कुछ नहीं कर सकते, गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती, और शायद भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना है हो रहा है, और वही होगा। देवी, क्या तुम अपने गत जीवन को फिर से नहीं अपना सकती? गत जीवन को फिर नहीं अपना सकती? कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो देवी। मैं आगे बढ़ाई हूं, पीछे जाने के लिए नहीं। पीछे जाना कायरता है, प्राकृतिक नियमों की प्रतिकूल है। संसार में कौन पीछे जा सकता है और कौन पीछे जा सका है? एक एक पल आगे बढ़कर मनुष्य मृत्यु के मुख में पहुंचता है। यदि वो पीछे ही जा सकता तो वो अमर ना हो जाता? आगे आगे, यही तो नियम है। पाप हो अथवा पुण्य। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चल पड़ी। विशाल देव अपने सामने से जाती हुई प्रतिमा को देखता ही रह गया। चित्रलेखा आगे बढ़ी। लता कुंज में बैठे हुए कुमारगिरी को उसने देखा। वो उस ओर बढ़ी। आज दिन भर गुरुदेव कुटी की ओर नहीं गए? नहीं गया। ठीक कहती हो नर्तकी, कुटी में जाना उफ, बड़ा भयानक है। हाँ है। फिर इसका कुछ उपाय है? उपाय? केवल एक उपाय है नर्तकी। उस उपाय को तुम जानती हो। मैं साकार की पूजा पर विश्वास करने लग गया हूं, पर बिना तुम्हारी सहायता के साकार की उपासना असंभव है। साकार? साकार की उपासना भ्रम है गुरुदेव। इसका निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं है नर्तकी, कि साकार की उपासना ठीक है या भ्रम है। तुम मेरी शिष्या हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बात मानो। योगी के तन में जो आग लगी थी उसे शांत करना सरल नहीं था। अब साधना और वासना के संघर्ष में कौन जीता, इस प्रश्न का समाधान अगले पृष्ठों पर। आज की कड़ी में विशाल देव थे कुमार राम प्रवेश, चित्रलेखा बनी दिशी दुग्गल, और योगी कुमार गिरी के रूप में थे सुधीर पांडे। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। रेडियो पठन के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। इस परिकल्पना को प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।
अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार। हाँ, तो फिर क्या हुआ? एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है बुआ जी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है। हाँ, तो एक का पढ़ो तुम, फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा। उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि इंसान के व्यक्तित्व की पहचान उसके पैरों से होती है, इसलिए पैरों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आप अपने चेहरे की करते हैं। और पैर शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो धूल, मिट्टी, प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणों से संपर्क में ज्यादा रहता है, जिस वजह से शरीर के अन्य अंगों की तुलना में पैरों की त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए आप गुनगुने गर्म पानी में पैरों को कुछ देर के लिए डुबोएं ताकि गंदगी दूर हो जाए। हफ्ते में एक बार अपनी एड़ियों को प्यूमिक स्टोन और बॉडी स्क्रब से साफ करें और इसके बाद मॉइस्चराइजिंग फुट क्रीम का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से पैर की एड़ियां नहीं फटेंगी और पैर सुंदर भी दिखेंगे। मन्नू मौर्या, एक बात तो है, हमारे साथियों ने कुछ पूरे पैर के बारे में भी लिखा है कि कैसे अपने पैर को आप स्वस्थ रखें या थोड़ा सा व्यायाम आदि करें, नौकासन करें। तो भाई ये तो पूरे पैर को हेल्दी रखने की बात है। आप थक जाते हैं तो कैसे उसको स्वस्थ रखें, लेकिन जो पैरों की त्वचा की हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो सही बात है कि ये जो मौसम है इसमें तो दिक्कत हो ही जाती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है पूरे शरीर के साथ साथ पैरों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो साथ ही लिख रहे हैं हमारे कि जैतून का तेल और सरसों के तेल से हल्की मालिश जरूर करनी चाहिए। गर्म मोजे पहनकर ठंड से बचाव भी करना चाहिए, नहीं तो वो छोटी छोटी ना सिकुड़ सी जाती है, जैसे लगता है कि बुढ़ापा आ गया। हाँ बिल्कुल। और पैरों की सुंदरता के बारे में तो हमारे फिल्मों में भी बहुत बयान किया गया है। बिल्कुल, बहुत से गानों में भी। तो क्या गाना सुनाने जा रही हो? अरे नहीं, अभी तो श्रोताओं की बातें बची हुई है भाई, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि पैर हमारे शरीर की नींव है, इसलिए इन्हें स्वस्थ रखना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पैर हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, इसलिए पैरों से जुड़ी कोई भी परेशानी के कारण हमारे पूरे शरीर को असुविधा हो सकती है। इसलिए हमें अपने पैरों को साफ और सूखा रखना चाहिए। बेकिंग सोडा से पैरों की सफाई करके इन्हें इन्फेक्शन से बचाए रखना चाहिए और पैरों को मॉइस्चराइज करना चाहिए। नाखून काटते रहना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। और हाई हील्स वाले जूते या सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए, फिटिंग वाले सही जूते चप्पल पहनना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। हाँ, लेकिन जहाँ तक त्वचा की बात है, ये फिर पूरे पैर के स्वास्थ्य की बात आ गई कि आपके घुटने आदि में दर्द नहीं होंगे, हड्डियों जोड़ों में दर्द नहीं होगा। लेकिन जो हम कोमल त्वचा की बात कर रहे हैं कि एड़ियाँ जैसे फट जाती हैं, इसमें मन्नू मौर्या ऐसा नहीं लगता कि लगभग हमारे सभी श्रोता यही कह रहे हैं कि पैरों की सफाई बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि क्रीम नहीं लगाया इसलिए ऐसा है, लेकिन अगर पैर साफ रहते हैं और धूल आदि आप रोज़ रात में पैर अच्छी तरह से धो के, और जाहिर है कि जब आपने धोया है, साबुन लगाया है, तो थोड़ा सा उसको नमी भी चाहिए, तो मॉइस्चराइज़र लगाकर या क्रीम लगाकर मालिश करें। और हमारे साथी ने जैसे बताया, किसी ने लिखा है कि सरसों का तेल जैसा भी बताया, जैतून का तेल बताया, ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि पैर फटे तो चलने में काफ़ी असुविधा होती है, तो इसका सबसे सरल उपाय है नारियल के तेल में पूजा के कपूर मिलाकर फटे हुए पैरों में लगाया जाए तो काफ़ी आराम मिलता है और फटे हुए पैर जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि पैरों की सफाई हो, और ये मिश्रण लगाने से पहले ठीक होने के साथ पैर ठीक होने के संग संग कोमल भी हो जाते हैं। तो यानी कि पैर साफ रखें, खूब अच्छे से साफ कर लें। और अक्सर क्या होता है कि जब हम सुबह नहाते हैं तो हम अपने पैरों में, चेहरे में आदि में क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं जा रहे हैं तब ना लगाएं आप। अगर आप पैरों में लगा भी रहे हैं क्रीम तो मोजे पहन लें, और बेहतर यह है कि आप रात में उसको धोकर अच्छे से उसमें जो भी क्रीम आपको लगाना है लगा लें या तेल लगा लें, क्योंकि जब आप दिन में लगाते हैं तो उसमें और धूल लग जाती है। हाँ, बिल्कुल, तो नुकसानदेह हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है ना बुआ, जब आप बाहर जा रहे हैं, खासकर धूप में जा रहे हैं, तो मोजे जरूर पहन लें। ना, तो मोजे पहनने से कम ये आपके पैर सुरक्षित रहेंगे धूल मिट्टी से। तो ये भी इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप बाहर से आते हैं, अगर आप बाजार गए हैं या कहीं ऑफिस गए हैं, तो पैरों को धोना बहुत जरूरी है। और अगर आप साबुन लगाकर धोते हैं तो और अच्छी बात है। कई गर्मियों के दिनों में देखा गया है, खासकर लोग ऑफिस से आने के बाद नहाते भी हैं। तो अगर ठंड का समय है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कम से कम गुनगुने पानी में पैरों को साफ करके उसे पोंछकर सूखा रखें। क्योंकि देखिए, गीला अगर पैर अगर बहुत देर तक पानी में भीगा रहेगा तो भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उसमें संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, बहुत ज्यादा घाव बढ़ते बढ़ते इस
स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो भाई इसके लिए तो आप सतर्क रहिए ही। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि प्यूमिक स्टोन है या जो भी हम स्क्रब करते हैं उससे जो निर्जीव त्वचा जो होती है, जो डेड स्किन होती है, वो उनको भी हटाते रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ और मास्क भी है ना जिनका कि प्रयोग अगर हम करें तो रोज़ रोज़ ये जो क्रीम लगाते हैं उसमें ज़्यादा और नमी आ जाएगी अगर हम मास्क कुछ लगाएं तो। बिल्कुल बुआ जी, क्या है कि जैसे अभी पार्लर वगैरह में जाते हैं तो पेडिक्योर तो आप कराते ही हैं ना, लेकिन अगर घर पे अगर आप प्यूमिक स्टोन से साफ कर ले। और लेकिन प्यूमिक स्टोन से मन्नो बहुरिया साफ करने से पहले अगर खूब गुनगुने पानी में, बल्कि यूं कहें कि सहता हुआ पानी हो, यानी गर्म ही पानी हो, उसमें थोड़ा नींबू डाल दें, नमक डाल दें, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आता है एक अलग तरीके का, वो आप डाल के थोड़ी देर अपने पैर को रख लें उसमें। तो जो भी गंदगी है या जो भी आपका जो त्वचा जो खराब हो चुकी है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, डेड स्किन है, तो वो सब मुलायम पड़ जाती है, तो गंदगी भी जो है वो फूल जाती है। तो फिर आप जब उसको साफ करते हैं स्क्रबर से या किसी चीज से रगड़ कर, तो वो छूट बहुत जल्दी जाती है। तो पैरों को पहले तो खूब देर तक भिगो लें पानी में, गुनगुने पानी में, उसमें अगर थोड़ा नमक डाल लें, थोड़ा सा उसमें भी तेल डाल लें, तो बहुत सूखापन नहीं आएगा पैरों में। और कुछ साबुन या शैम्पू की 2-4 बूंदे डाल लें, नींबू डाल लें, तो ये कुछ डाल के अपने पैरों को थोड़ी देर भिगो लीजिए अच्छी तरीके से, तो घर में ही पार्लर हो जाएगा। बिल्कुल। और बुआ जी कहते भी है ना, नींबू का जो छिलका होता है वो भी पैरों नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से उसकी सफाई हो जाती है। तो सफाई करेंगे तब ना। तुमने कह दिया बहुत अच्छा होता है, हमने तो जाकर बगल में रख दिया तो हो गया साफ। नहीं ना, सफाई करनी पड़ेगी। उसको आप रगड़िए पैर में। और जैसे अभी मास्क की आप बात कर रहे थे, तो मास्क में नींबू का रस और केले को मसल लें। अच्छा, मतलब केले का जो गूदा है और केले को मसल लें। अच्छा। और नींबू का रस उसमें थोड़ा मिला दें और उसको पैरों में लगा दें, 20-25 मिनट पैरों में ऐसे ही छोड़ दें, और उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। तो भाई चेहरे के लिए तो मास्क सुना ही है, और ये पैरों के लिए मास्क हो गया। तो आपकी जो बीच में इसको करें, है ना? बिल्कुल, तो उससे अच्छी हो जाएगी आपकी त्वचा। और जैसे हमने फिर कहा कि ये सारे जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं, मतलब गुनगुने पानी में रख के पैर साफ कर रहे हैं, उसके बाद मसाज कर रहे हैं, उसमें जब भी क्रीम लगाएं तो खूब अच्छी तरह से देर तक उसको मालिश करें उसमें, ताकि वो अंदर तक जज्ब हो जाए। और फिर उसके बाद आप अपने पैरों को, इतने खूबसूरत पाँव ऐसे जमीन पर न रखें, है ना। कोशिश करें मोजा पहन लें या सीधे बिस्तर पर लेट जाएं। तो कोशिश ये करें कि जब इतने नाजुक प्यारे प्यारे आपके पैर हो जाएं तो जमीन पर न रखें, है ना। चलिए गीत सुन लें। हाँ बिल्कुल, लेट कर सुनिए गीत। रुक के
भाई हमारे रुके रुके से कदम जो हैं वो चलने के लिए आतुर हो रहे हैं, क्योंकि समय हो रहा है जाने का। हो रहा है। हाँ। वैसे हमारे साथी ने भी लिखा है कि ठंड के मौसम का भी ख्याल रखकर चला करें, रुके रुके से कदम। बहुत सारे लोगों ने बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पैर भी भेज दिए हैं, मुलायम मुलायम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपने कार्यक्रम सुना और अपने बहुमूल्य सुझाव भेजे। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।